जो हमारा घटना चक्र, भूगोल की घटना चक्र चल रही थी, उसमें हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम 3 चैप्टर पूरे कर चुके थे। एक सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन। अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है, वो तीसरा चैप्टर है भारत के भूगोल में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो चालू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम राज्यों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, राज्यों के बारे में तो थोड़ा सा ये नोट्स दिया हुआ है, नोट्स से ही हम पहले शुरुआत करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, फिर पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जो पहले इसमें नोट्स दिया हुआ है उसको देखेंगे, बाद में इसके एमसीक्यू यानी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैप में आप देख सकते होंगे, इसमें बहुत सारे राज्य दिए हैं। तो उसमें हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, इसको कितने राज्य छूते हैं, इसकी राजधानी क्या है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को कितने राज्य छूते हैं, छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को कितने राज्य छूते हैं, तेलंगाना को, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को कितने राज्य छूते हैं, कनाडा को कितने छूते हैं, 3 राज्य छूते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक छूते हैं, कर्नाटक को कितने राज्य छूते हैं, महाराष्ट्र को कितने राज्य छूते हैं। और महाराष्ट्र का ये जो पार्ट है इधर वाला, ये है विदर्भ, इसके बारे में बात करेंगे। गुजरात के बारे में देखेंगे, राजस्थान के बारे में देखेंगे, इधर पंजाब है, इधर शायद हरियाणा, इसके बारे में देखेंगे, इधर उत्तराखंड है, इधर हिमाचल है, इधर लद्दाख हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बारे में देखेंगे। जो पूर्वोत्तर के हमारे जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर हैं, उनके बारे में देखेंगे। इधर असम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मेनली इसमें यही देखा जाएगा कि कितने, कौन सा राज्य कितने राज्यों को छूता है, यहाँ किसकी राजधानी है, यही सब चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए चालू करते हैं। नोट्स में हम अपने जो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें क्या कह रहा है, शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2020 से जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय से भारत में कितने राज्य हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के उप क्षेत्र शामिल हैं, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्र कुछ शामिल हैं, उसके अतिरिक्त राजस्थान के उप क्षेत्र शामिल है। उप क्षेत्र क्यों शामिल किया गया, तो मान लीजिए जैसे हमारी ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। अब यहाँ दिल्ली में इतना ज़्यादा घना बसा हुआ है कि जहाँ जनसंख्या है जो है वो बाहर जा रही है दिल्ली के राज्यों से। तो किया ये है सरकार ने, जो दिल्ली के सटे हुए जो राज्य हैं, जैसे इधर हरियाणा टच कर रहा है, इधर राजस्थान टच कर रहा है, इधर उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, ये 3 राज्य टच कर रहे हैं। तो इनके कुछ कुछ जिलों को, कुछ कुछ क्षेत्रों को शामिल करके इसको पूरे को घोषित कर दिया है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब इनमें जो भी प्रशासन होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे क्या कहते हैं दिल्ली में होता है, ताकि इनका अच्छी तरीके से विकास हो सके, बिजनेस के लिए कानून बन सके, प्रॉब्लम ना आए किसी तरह की, इसीलिए। तो कह रहा है राष्ट्रीय, वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसको हम एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, इसमें दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के कुछ उप क्षेत्र शामिल है। हरियाणा के कौन कौन से उप क्षेत्र शामिल है, जैसे फरीदाबाद हरियाणा का, गुरुग्राम हो गया, नूंह, चरखी, दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले। इतने जिले किसके शामिल है, हरियाणा के शामिल है, किसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। दूसरा है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शामिल है, तो उत्तर प्रदेश का मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये शामिल है जिले। राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है, तो राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर, ये शामिल है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पंजीयक कार्यालय के अनुसार, यानी भारत सरकार के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत के राज्यों की बात करें, फिर बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों की बात करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में आप देखते होंगे, मैप उठा के देखिए तो सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात आएगा। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से जो 5 उत्तर राज्य कौन कौन से, 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, करीब करीब 20 करोड़, अब तो करीब 25% हो गई होगी।
यानी 25 करोड़ हो गई होगी। महाराष्ट्र यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल। यानी अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर आता है। अब अगला जो पॉइंट आ गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश को कितने राज्य स्थापित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश को आसपास में सीमा कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश छूता है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझी होती है, हरियाणा से भी होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये सारे राज्य हैं जिनसे सीमा साझी होती है। यानी 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, इससे सीमा साझा होता है। तो उसी तरह मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से मध्य प्रदेश के राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो गुजरात साझा करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी है। महाराष्ट्र की राजधानी जो भोपाल है, ठीक है, ये 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यानी कर्क रेखा, जैसे ऐसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा जा रही है, तो भोपाल यहाँ पे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा इसके उत्तर से होकर गुजरती है। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। अगला जो हमारा पॉइंट है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं किससे किससे टच करती हैं, तो आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम था 2014, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं किसको किसको टच करती हैं, 5 राज्यों को टच करती हैं आंध्र प्रदेश की सीमाएं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। आप मैप इसको पढ़ते समय मैप को बिल्कुल सामने रखिए तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें तो हमारा आ जाता है पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी या पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये केवल एक जगह नहीं है, फैला हुआ है इस कई छोटे छोटे भागों में। इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है, कुछ भाग तमिलनाडु में है, कुछ भाग केरल में है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ है। तो ये है हमारा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में अगर देखा जाए तो पुदुचेरी का जो एक भाग है, देखिए यहाँ पुदुचेरी आपको दिख रहा है ये पॉइंट के रूप में, फिर पुदुचेरी यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए फिर पुदुचेरी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो पुदुचेरी का जो एक भाग है वो केरल में है जिसका नाम है माहे, फिर दूसरा भाग है यनम, वो है आंध्र प्रदेश में, फिर तीसरा भाग है कराईकल, वो है तमिलनाडु में, फिर पुदुचेरी ये है तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में 2 इसके पार्ट हैं, एक है कराईकल और दूसरा है पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है यनम और केरल में है पांडिचेरी या माहे, जिसको कहते हैं माहे है। तो अगर बात करें इसकी बात हमने देख ली पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी या पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो यनम है, इस क्षेत्र को जोड़ा जाए तो यह 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी सीमा साझा होती है। यानी छोटा छोटा फैला हुआ है, अलग अलग जगह में 4 जगह फैला हुआ है, तो इसकी सीमाएं 6 राज्यों से लगती हैं। तेलंगाना राज्य जो है, तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य की सीमा किसको किसको टच करती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। उसी तरह से अगर बात करें कर्नाटक की सीमाएं, तो कर्नाटक की सीमाएं 6 राज्यों से लगी हैं। कौन कौन से 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इनसे लगी हुई है। केरल की सीमाएं कितने राज्यों से लगी हुई हैं, तो केरल की सीमाएं लगी हुई हैं 2 राज्यों से। जैसे ये मान लो केरल है तो इधर हो गया तमिलनाडु, ठीक है, और ऊपर साइड हो गया कर्नाटक, ठीक है। तो 2 राज्यों से केरल की सीमाएं लगी हुई हैं। पुदुचेरी, अब पुदुचेरी के बारे में फिर से बात कर रहा है। देखो पुदुचेरी का एक भाग केरल में है माहे, 2 भाग तमिलनाडु में है और एक भाग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है यनम है, यहाँ पे तमिलनाडु कराईकल है और पांडिचेरी हो गया, और यहाँ पे केरल में माहे हो गया। तो कह रहा है जो पुदुचेरी का माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मान सकते हो आप। ठीक है, तो अगला जो हमारा पढ़ेंगे पॉइंट तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की सीमाएं कितने कितने राज्यों से लगी हुई है, ये रटने वाले क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से रट लीजिए। तमिलनाडु की सीमाएं जो लगती हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। क्या, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, मुख्य क्षेत्र और कराईकल से लगती है। यानी कुल 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यानी 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर जोड़ दिया जाता है तो 4 हो जाते हैं। राज्य हैं 3 और एक है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी या कराईकल, पुदुचेरी का कराईकल। पंजाब की बात करें, अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब राज्य की सीमाएं किससे किससे लगी हुई हैं, पंजाब की सीमाएं लगी हुई हैं राजस्थान से, ठीक है, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। उसी तरीके से अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की सीमा भी कितने राज्यों से स्पर्श करती है, बहुत सारे राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र।
उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर बात करें तो ये जो सेवन सिस्टर है हमारे, यानी सेवन सिस्टर कहाँ पे हैं, ये जो राज्य बचे हुए 7 इनको कहते हैं सेवन सिस्टर। तो जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनको 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर हो गया, चीन से सीमा साझा करता है। फिर असम हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी यहीं पे बहती है। मेघालय हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अब असम की अगर बात की जाए, इसमें एक स्पेशल पॉइंट उठाते हैं कि जो हमारा असम है जो बीच में अवस्थित है, इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इधर मेघालय ऐसे करके आता है, इधर बांग्लादेश बसा हुआ। असम की सीमा 7 राज्यों को टच करती है। असम की सीमा को कौन कौन सा टच करता है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा और स्थल रुद्ध राज्य है। अब मणिपुर क्या है? छोटा है और स्थल रुद्ध है, अर्थात इसको समुद्र टच नहीं करता। तो मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। ये देखो, ये है मणिपुर हमारा, ये मणिपुर है। ये देखो, मणिपुर छोटा है और स्थल रुद्ध है, यानी कि ढका हुआ जमीन से स्थल रुद्ध है, समुद्र का नहीं टच करता है। तो वही कह रहा है, मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत का छोटा और स्थल बद्ध राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। यानी पूर्वोत्तर भारत में जो मणिपुर है छोटा है, स्थलबद्ध है, और भू सतह का संपूर्ण जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 0.7% है। इसके पहाड़ी भाग, यानी मणिपुर के जो पहाड़ी भाग जिले हैं राज्य के कुल क्षेत्रफल का 90% है। यानी अगर बात करें तो मणिपुर का जो पहाड़ी भाग है, कुल क्षेत्रफल अगर 100 मान लीजिए तो 90% जो क्षेत्रफल है वो पहाड़ ही पहाड़ है। ठीक है, उसके साथ साथ जबकि घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग है, यानी 90% मणिपुर में पहाड़ है और 10% वहाँ पे मैदान है। अब मणिपुर में ही अगर बात करें, फुमडीस, मणिपुर में फुमडीस मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड हैं, द्वीप हैं। इनकी लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडीस हिरण प्रजाति, एक संघाई एक हिरण रहता है, उसका प्राकृतिक निवास स्थान है। तो मणिपुर के बारे में बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है फुमडीस के बारे में। तो मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। तो झील में क्या होता है कि बहुत सारी घास, मिट्टी, ये सब एक दूसरे से गुथी हुई होती है और तैरती रहती है। इतनी ज़्यादा घनी होती है कि इसमें आप दौड़ भी सकते हो, थोड़ा दबेगी, थोड़ा सा झुकेगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, लेकिन आप उसमें खड़े हो सकते हो। वहाँ पे लोग झोपड़ी बना के रहते भी हैं, और एक वो उसमें जानवर भी रहते हैं। सोचो, जानवर भी पानी में तैर रहे हैं, छोटे छोटे घास के, मिट्टी के इनके द्वीप बन चुके हैं, पानी में तैर रहे हैं, और उसमें क्या कहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। तो उसी में एक रह रहा है हिरण प्रजाति, जिसको कहते हैं संगाई। इसका प्राकृतिक निवास स्थल है। ठीक है, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो 28 डिग्री, ये अगला पॉइंट है कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और इसका जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 78.78% भाग, यानी 78.67% भाग वन आवरण है, वनाच्छादित है। यानी अगर पॉइंट पूछे कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो ये अगर मान लीजिए हमने देख लिया, ये है अरुणाचल प्रदेश। अगर ये देखिए, ये पूरा है अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर का जो भाग है ये अरुणाचल, तो 28 डिग्री जो अक्षांश रेखा होगी ये इसके लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये इसमें कहा जा रहा है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है राजस्थान के बारे में। राजस्थान का जो मरुक्षेत्र है विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यानी कोई भी विश्व में कोई भी मरुस्थल इतना ज़्यादा घना बसा हुआ नहीं है जितना ज़्यादा राजस्थान का मरुस्थल बसा हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के कारण इतना ज़्यादा वहाँ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है कि इसको आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिलिकॉन से क्या बनता है, सिलिकॉन से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, चिप बनाई जाती है, इसलिए इसको कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का इतना ज़्यादा विस्तार हो चुका है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर स्थित है, यानी कर्नाटक में ही बंगलुरु शहर स्थित है। ये देखिए, ये हमारा कर्नाटक है पूरा, ये देखिए ये है कर्नाटक, और यहाँ पे बंगलुरु शहर स्थित है जो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है।
मलनाड, इसमें एक स्पेशल पॉइंट आता है मलनाड का। मलनाड क्या है? पहाड़ी प्रदेश है, ठीक है, जो घने जंगलों से आच्छादित होता है, यानी बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं। तो जो कर्नाटक में जो पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ के घने घने हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल है, उसको क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है छोटा नागपुर के बारे में। पाट अंचल या पाट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी शिखर भी प्राप्त होते हैं। छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो पाट अंचल अगर पॉइंट आ जाए, पाट अंचल कहाँ पे पड़ता है? तो पाट अंचल मिलता है, पाट रीजन छोटा नागपुर के पठार में पड़ता है। और छोटा नागपुर का पठार अधिकांश कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहते हैं। तो भारत का कोहिनूर कहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध एक खान है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था कहाँ? कोल्लूर की खान से, यानी कोहिनूर हीरा कोल्लूर की खान से प्राप्त किया गया था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब विदर्भ की बात करें, जैसे आप महाराष्ट्र के ऐसे जाएंगे तो ऐसे महाराष्ट्र बचा हुआ है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये विदर्भ है। यहाँ पे बारिश वगैरह होती नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखे का मौसम रहता है। तो ये अगर महाराष्ट्र देखा जाए ऐसे, तो ये जो पार्ट है इधर का, ये वाला पार्ट, ये विदर्भ कहलाता है। बहुत ज़्यादा वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम पॉइंट देखते हैं अगला। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर अमरावती 2 डिवीजन आते हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भांडारा, गोंडिया, वाशिम, गढ़चिरौली, ये सभी जीते आते हैं। यानी जो हमारा विदर्भ क्षेत्र है उसमें इतने सारे जिले आते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े। लातूर की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, ये भी महाराष्ट्र का ही जिला है लातूर। मुख्यालय इसका लातूर में ही है और समुद्र तल से ये 540 से 638 मीटर की ऊंचाई पर बालाघाट पठार पर स्थित है। यानी लातूर कहाँ स्थित है? लातूर इसका एक जिला है और वो बालाघाट पठार पर स्थित है। यहाँ पे 1993 को भीषण भूकंप आया था। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। विदर्भ, दूसरा क्वेश्चन है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र का ही अंग है। जैसे ऐसे महाराष्ट्र आता है ऐसे करके, तो ये जो पार्ट आता है ये विदर्भ वाला आता है, ठीक है। पाट अंचल कहाँ पे अवस्थित है? तो पाट अंचल है झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसी की व्याख्या पढ़ लेते हैं। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है और इस क्षेत्र में पहाड़ी शिखर भी प्राप्त होते हैं, यानी पाट अंचल में पहाड़ी भी प्राप्त होती हैं। इसका छोटा नागपुर का जो अधिकांश भाग है वो झारखंड में मिलता है। चौथा नंबर, झुमरी तलैया जो रेडियो पर पहले हेलो फरमाइश आती थी तो बहुत ज्यादा वहां से फोन करते थे, ये भी झारखंड में ही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित, अगर बात करें भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहते हैं? तो भारत का कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश से, इसीलिए इसको भारत का कोहिनूर कहते हैं। मणिपुर की बात करें, छठवां नंबर क्वेश्चन, इसका अधिकांश धरातल कैसा है? पठारी है। पठारी नहीं है, पर्वतीय है, सॉरी पर्वतीय है। 90% पर्वतीय है और 10% इसका घाटी है, यानी मैदानी भाग है। मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का 90% है, जबकि घाटी 10% है, मात्र 10% है। सातवां नंबर वही फुमडीस के बारे में है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट जो होती है, पतली पतली मिट्टी से बंधे अपतरण, यानी जो पत्ती वगैरह होती है जो झील में उगती है, बहुत सारी वनस्पतियां, सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो फुमडीस कहते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर की फेमस झील है। वहां झील में ही कृत्रिम द्वीप रहते हैं, मतलब जैसे कहने का मतलब वहां पे जैसे बहुत सारी वनस्पतियां रहेंगी, मिट्टी रहेगी, उनका जमाव रहेगा और वो पानी में तैरती हुई रहती हैं। उसमें लोग घर बना के, झोपड़ियां बना के रहते हैं। आप यूट्यूब में कभी सर्च करेंगे तो देखिए उसमें हिरन भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो कह रहा फुमडीस मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है, और जो कर्नाटक में अगर देखा जाए जो बंगलुरु है नीचे साइड ऐसे, तो उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, और इसका जो प्रसिद्ध बंगलुरु शहर है उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बंगलुरु में है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? तो सुमेलित है पालनपुर गुजरात में, केवल यही सही है, बाकी गलत है, क्योंकि जो औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, पालनपुर गुजरात में है, हुबली कर्नाटक में पड़ता है, आपने सुना होगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 11वां नंबर जो क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं है, मलनाड कर्नाटक में पड़ता है, बाकी सब सही है। देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार का ज्यादातर भाग झारखंड में है, वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। मलनाड जो है कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? तो राजधानी इसके आसपास जितने राज्य स्थित है, जैसे इधर हरियाणा अवस्थित है, इधर उत्तर प्रदेश अवस्थित है, इधर राजस्थान अवस्थित है, तो इसके कुछ क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है। तो पूछ रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन सा सम्मिलित है। तो चलिए इधर देखते हैं आंसर में कौन कौन सा सम्मिलित है। तो ये और भी सम्मिलित होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से पढ़ दिया था कि इसमें राजस्थान के 2 हैं, अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया है। यूपी के कई सारे जो पश्चिमी यूपी के जिले हैं उनको शामिल किया गया है, और हरियाणा के भी जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यही देख लेते हैं। हरियाणा जो है, हरियाणा हरियाणा के उपक्षेत्र के अंतर्गत फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सबको शामिल कर लिया गया है, देखिए। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, ये सब शामिल कर लिया गया है। बागपत वगैरह को राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत अलवर और भरतपुर शामिल कर लिया गया है। अब करंट अफेयर में देखिए और बहुत सारी चीज़ों को शामिल धीरे धीरे किया जा रहा है। 13वां नंबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो पंजाब का भाग शामिल नहीं है, हरियाणा का भाग शामिल है, राजस्थान उत्तर प्रदेश का शामिल है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व की ओर कोई चले यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 शहर कौन कौन से होंगे सही जाएं? तो सबसे पहले राजस्थान में मिलेगा बीकानेर, फिर यूपी में मिलेगा अलीगढ़, दरभंगा मिलेगा बिहार में, नौगांव मिलेगा असम में, नौगांव असम में मिलेगा। जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, चित्र नीचे दिया गया है और उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि नीचे जो दिया गया है वो किसको निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ठीक है, तो ऐसे दिया है। तो ए क्या है, सी नंबर, ए बारामूला है, ये हो गया बारामूला, फिर ये हो गया, ये श्रीनगर हो गया, या अनंतनाग है नीचे, और ये कारगिल, ये ऊपर कारगिल है, ये अनंतनाग है, ये श्रीनगर है, और ये बारामूला है, ऐसे करके। तो 16वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्यों में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, ये पॉइंट सही है। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है। पहले क्या था, 7 राज्यों से लगी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का बहुत सारे राज्यों का विभाजन वगैरह हो गया, तो अब 5 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। भोपाल जिला जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जो अगला हमारा पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी 2 राष्ट्रीय पार्क हैं? एक नमदफा, एक मौलिंग स्थित है। ठीक है, 17वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें मेन हम बता रहे हैं, बाकी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरा पढ़ना सही नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? यानी सबसे पहले बड़ा बताना है, फिर उससे छोटा बताना है, फिर सबसे छोटा बताना, यानी अवरोही। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल आता है इन दिए गए, सबसे तो ज्यादा राजस्थान का है, लेकिन इनमें मध्य प्रदेश का हो जाएगा, यानी डी नंबर। तीसरा नंबर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है लास्ट में बिहार का। देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। 18वां नंबर, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो क्षेत्रफल में सबसे कम किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का इनमें से सबसे कम है। ठीक है, फिर 19वां नंबर, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में, क्योंकि सबसे बड़ा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
फिर आता है उत्तर प्रदेश का 4वां स्थान। 20वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र कौन सा नंबर पे आता है? जनसंख्या की दृष्टि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि तीसरे नंबर पर 2011 की जनगणना के आधार पर। 21वां, भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल 3 राज्यों में समाहित है। तो अगर राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो और महाराष्ट्र ले लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 ले लो तो 30% क्षेत्र आ जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो 3 बड़े राज्य वही हो जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 23वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें से दिए गए से? छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। 24वां, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर तो इनमें सबसे बड़ा राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश नहीं है, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर कर्नाटक आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा, सी नंबर। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। 25 नंबर, निम्नलिखित राज्यों का कौन सा राज्य, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो उत्तराखंड इनमें सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर हमारा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा राज्य है बिहार और क्षेत्रफल के हिसाब से इसका राज्य 12वां स्थान है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। संपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, यानी जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बिहार तीसरा बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना जब से गठित हो गया है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया, पहले 12वां था, अब जब तेलंगाना बन गया है तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर बिहार को बताना होगा तो क्षेत्रफल के आधार पर 13वां स्थान आता है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जब तेलंगाना बना था फिर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ, तो उसके बाद फिर से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया, यानी सीधा से लिखना था इसको कि बिहार का जो स्थान आता है 12वां आता है फिर से, क्योंकि पहले तेलंगाना बना, फिर जम्मू कश्मीर से फिर से अलग हो गया तो फिर से 12वां बन गया। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, यानी उत्तर प्रदेश से कौन कौन सीमा साझा करता है? पंजाब सीमा साझा नहीं करता है, राजस्थान करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड, 2 3 4, बी नंबर 2 3 4। कुल मिला के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 28 नंबर, असम से कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो 7 राज्य की सीमाएं असम से लगती हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो बिहार के साथ नहीं लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा, बाकी सभी के साथ लगती है। देखिए जैसे मैप आप देख लीजिए, चलिए मैप क्या देखना बार बार, हाँ, छत्तीसगढ़ की सीमा जैसे ये है बिहार, बिहार के ऊपर नीचे झारखंड, फिर इसके नीचे छत्तीसगढ़ चालू होता है, तो जब छत्तीसगढ़ नीचे से है तो बिहार से कैसे टच करेगा, तो वही कह रहा है। 30 नंबर जो हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? कौन सबसे ज्यादा ऊपर है? बंगलुरु, क्योंकि बंगलुरु पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये देखो ऊंचाई वगैरह दे दिया कि बंगलुरु की 920 मीटर है, दिल्ली की 213 से 305 मीटर, जोधपुर की इतनी, नागपुर सबसे नीचे। 31वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के बारे में सही है? राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके बारे में कौन कौन से सही है? तो इसका पहला पॉइंट है विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यानी विश्व में जहां जहां कहीं भी मरुस्थल है वो इतने ज्यादा घने नहीं है जितने राजस्थान का थार मरुस्थल घना है, तो ये सही हो गया। फिर अगला क्या है, 10,000 वर्ष पुराना लगभग है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा, ये भी सही है। 10,000 वर्ष पुराना रहा, इसका 40 से 60% क्षेत्र में कृषि होती है, यानी सोचो कृषि भी हो जाती है, भी सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार पर कुप्रभाव बढ़ा है, यानी खेती के लिए हम बहुत ज्यादा जमीन बनाते जा रहे हैं, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमारे जो चारागाह है वो भी खेत में बदलते जा रहे हैं, इसलिए जो चारागाह है उन पर कुप्रभाव पड़ा है, तो इसके चारों पॉइंट सही हो जाते हैं। ठीक है, जो 32वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित, एक राज्य है और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं दिए गए हैं, तो बताइए विशेषताएं दे रहा है, आपको बताना है कौन सा राज्य है। तो उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान पे स्थित है, तो हमको ये याद होना चाहिए, ये अरुणाचल प्रदेश की बात है। अरुणाचल प्रदेश में 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है,
ये सही है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आवेदन, ये भी शामिल है। ये सब अरुणाचल प्रदेश की विशेषताएं हैं। ठीक है। 33वां नंबर, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों के भाग में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम ये सब आता है, पश्चिम बंगाल नहीं आता, यही सही हो जाएगा। तो 7 बहनों में कौन, 7 सिस्टर में कौन शामिल है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये शामिल है। 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 53 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन थी? तो कुर्नूल इसकी राजधानी थी जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना था। हुआ यह था, जब देश आजाद बना हुआ था तो बहुत ज्यादा भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर राज्य बनाए जाने का मांग हो रहा था। तो सबसे ज्यादा जो उग्र गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन हुआ था, श्री रोमुलू यानी श्री रामुलू पोट्टी, पोट्टी श्री रामुलू के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, काफी लगभग 70-80 दिन इन्होंने अनशन किया था, मृत्यु हो गई थी। ये कह रहे थे हमको तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बना दो, नहीं बनाए, अनशन किया, मर गए, इसकी बाद सरकार ने बनाया। सोचिए कितनी बुरी बात है। इसके आंदोलन के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को अलग करके जब वो खत्म हो गए, एक अलग राज्य बनाया गया जिसकी राजधानी कुर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संवलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद हो गई। यानी पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनी थी? पहले मद्रासी जो तेलुगु भाषियों के लिए जो राजधानी बनी थी वो मतलब आंध्र प्रदेश बना था और उसकी राजधानी कर्नूल थी। फिर बाद में जब तेलंगाना क्षेत्र शामिल हो गया तो उसकी राजधानी हैदराबाद हुई थी। पहले कुर्नूल, बाद में हैदराबाद राजधानी बनी। 35वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, किस देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है बॉर्डर के बारे में। 36 नंबर है सीमाओं के बारे में। सूची 1 को सूची देश से सुमेलित करना है। देश दिया है, पर्वत दिया है, तो कौन सा पर्वत कौन से उसमें स्थित है? तो चलिए देख लेते हैं हम। बुल्गारिया में बालगन पर्वत स्थित है, और पेरिनीस पर्वत स्थित है, स्पेन और फ्रांस में स्थित है, और आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। इटली में एपिनाइन पर्वत स्थित है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्पेन और फ्रांस में क्या? पेरिनीज पर्वत स्थित है, स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत स्थित है, बुल्गारिया में बालगन बा से बा बुल्गेरियन, इटली में एपिनाइन पर्वत स्थित है। ठीक है। 37वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है कच्छ। ठीक है। लेह लद्दाख 45,000 है, 45,100, कच्छ 45,600 पड़ता है। सोनभद्र जो 38वां नंबर क्वेश्चन है, सोनभद्र कितने राज्यों से सीमाएं साझा करता है? तो 4 राज्यों से सीमाएं साझा करता है। पर्वतमालाओं और जंगलों से आच्छादित है, बहुत ज्यादा पर्वत हैं और जंगल हैं और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल, यानी मिर्जापुर के दक्षिणांचल को, यानी मिर्जापुर का पहले भाग था क्या? सोनभद्र। इसको 1989 में विभाजित करके सोनभद्र नामक अलग राज्य का गठन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को छूती है। कौन कौन से राज्य सोनभद्र को छूते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, एक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए। 39 नंबर क्वेश्चन है, 4 दक्षिणी राज्य। 4 कौन कौन से दक्षिणी राज्य? आंध्र प्रदेश जो इधर साइड पड़ता है, कर्नाटक जो इधर साइड पड़ता है, केरल जो इधर बॉर्डर में पड़ता है, तमिलनाडु यानी जो ऐसे पड़ता है। ठीक है। में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सीमा साझा करता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये ऊपर भी करते होंगे, नीचे भी करते होंगे, नीचे वाले केवल ऊपर वालों से करते होंगे, अगल बगल से करते होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बी उत्तर सही हो जाएगा। 40वां नंबर क्या है? निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तेलंगाना राज्य से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सीमा साझा करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको राजधानी याद करना है फिर बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, लेकिन मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। 43वां, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पुदुचेरी की पुदुचेरी, मिजोरम की आइजोल है। 45वां, भारत के 29वें राज्य की राजधानी, इस समय तो 28 राज्य ही है, अभी 28 राज्य, इस समय क्वेश्चन आया था 2007 में
2016 में, तो इसमें 29वां राज्य है। तो 29वें राज्य की राजधानी है हैदराबाद, क्योंकि तेलंगाना बना था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना बनाया गया था, जो 29वां राज्य बना था और इसकी राजधानी हैदराबाद थी। ठीक है। वर्तमान में 26 जनवरी 2020 के बाद स्थिति ये हुई है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी वर्तमान में स्थिति ये है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 46वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन? मिजोरम की राजधानी आइजोल, यही सही सुमेलित है। असम की राजधानी होती है दिसपुर, ये भी गलत है। मेघालय की राजधानी होती है शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, असम की दिसपुर। 47वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? वेल प्लान्ड तरीके से किसको नहीं बसाया गया है? तो बंगलुरु को वेल प्लान्ड तरीके से नहीं बसाया गया। बाकी आप चंडीगढ़ जाके देख लो, मज़ा आ जाएगा। उड़ीसा भी प्लान्ड तरीके से बसाया गया है और गांधीनगर भी पूरी तरीके से सुनियोजित है, लेकिन बंगलुरु आयोजित राजधानी नगर नहीं है। 48वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी राज्य है राजधानियां हैं। ये सूची 1 में राज्य राजधानी है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मेघालय की शिलांग है। नागालैंड की कोहिमा है। ठीक है। 49 नंबर, राज्य और उनकी राजधानियों को मिलाना है। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गया, मिजोरम की आइजोल हो गया, असम की दिसपुर हो गया, मणिपुर की इम्फाल हो गया। 50वां नंबर, भारत का कौन सा राज्य अधिक राज्यों की सीमाओं को साझा करता है, यानी सीमाओं को छूता है, ऐसा राज्य बताना है आपको। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कौन सा दिया? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमाओं को साझा करता है। उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। यही सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। 51वां, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो मध्य प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगेगी? झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगेगी। महाराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान की, तीनों की लगेगी। आप मैप देखिए। 52वां नंबर, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ आता है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। यानी प्रायद्वीपीय, यानी प्रायद्वीप ये हमारा है। ऐसे देखिए, ये अरावली पर्वत आ जाती है। ये देखिए, ये प्रायद्वीप आता है। तो ये देखिए, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय उच्च भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ यहीं तो अवस्थित है, इधर साइड छत्तीसगढ़ स्थित है, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। इधर है मेघालय का पठार, इधर है मालदा गैप। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत, यानी ये जो पार्ट है और 7 सिस्टर वाला का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। उत्तर पूर्वी भाग के, यानी उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत है उसके मेघालय में स्थित शिलांग शहर को, मेघालय में स्थित शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। यानी मेघालय का जो शिलांग शहर है उसको पूरब का स्कॉटलैंड कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं, क्योंकि उनमें प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। भारत के भूगोल में हम अपना दूसरा जो अगला टॉपिक पढ़ रहे थे, केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं? हम जानते हैं कि 2020 के बाद स्थिति यह हो गई है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, ऐसे करके कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले नोट्स देख लेते हैं, बाद में हम MCQ देखेंगे जो केवल 10 हैं। छोटा चैप्टर है, तुरंत पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2020, यानी 2020 से क्या हुआ है, जब जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया गया था तो देश में जम्मू कश्मीर को मतलब 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। और इसी समय एक काम और किया गया था, जो दमन और दीव थे ना, उनको अलग करके दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इनको भी एक साथ विलय करके 2 में से 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है। अब 2020 के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। जब आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना का गठन किया गया था तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन 2019 को जब फिर से जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया, ये 2020 के बाद स्थिति ये हो गई कि फिर से 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सबसे दिल्ली है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव ये 1 है,
पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। ये 8 हैं कुल मिलाकर। इनकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया लद्दाख, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली, ये हो गया दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली, ये पूरा एक ही है। इसका इधर लक्षद्वीप आ गया, इधर पुदुचेरी हो गया, देखिए यहाँ तक विस्तृत है पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ऐसे करके कुल 8 हो गए। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लद्दाख है और जनसंख्या के हिसाब से कौन है, दिल्ली है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले आते हैं, केवल 2 ही जिले लद्दाख में आते हैं, लेह और कारगिल। इसकी जनसंख्या भी बहुत कम है, ठीक है। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है। यानी पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है और इसमें 20 जिले शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद आता है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान की अगर विशेषताओं की बात करें तो जो अंडमान द्वीप है और निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान के जो द्वीप समूह है वहां पे कौन कौन सी निग्रोटो जनजातियां पाई जाती हैं। निग्रोटो जनजातियां महा अंडमानी, ओंग, जारवा, सेंटली ये पाई जाती है। सेंटलीज ही अपने पिछले कुछ समय पहले हुआ था कि एक क्रिश्चियन वहां पे गया था प्रचार करने, तो उसको उन्होंने मार दिया था। ये लोग पूरी तरीके से लगभग कटे हुए हैं, इनका कोई मानव से संपर्क नहीं है। तो अंडमान द्वीप समूह में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो कौन से हैं, अंडमानी, महा अंडमानी, ओंग, जारवा, सेंटलीज। इसके साथ साथ निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। निकोबार में निकोबारी और सोम्पेंग नामक मंगोलाइट जनजातियां रहती हैं। यानी निकोबार में, यानी जो अंडमान है वहां पे निग्रिटो जनजातियां रहती हैं और जो निकोबार है वहां पे मंगोलाइट जनजातियां रहती हैं। निग्रिटो यानी अंडमान जो ऊपर साइड है वहां निग्रिटो रहेंगी और नीचे वाले में मंगोलाइट रहेंगी। मंगोलाइट वो होती हैं जैसे चीन वाले लोग होते हैं हमारे, जो पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो लोग हैं वो होते हैं मंगोलाइट, ठीक है। इसकी राजधानी अगर बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब इसकी राजधानी क्या नाम बदल के पोर्ट ब्लेयर का श्री विजय कर दिया गया है, ठीक है। चंडीगढ़, अब बात करेंगे चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। चंडीगढ़ की विशेषता क्या है कि ये 2 राज्य हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। इसका क्षेत्रफल क्या है, 114 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या मात्र 10.5 लाख है। यानी चंडीगढ़ की विशेषता करें तो दोनों की राजधानी है पंजाब हरियाणा की, क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 10.5 लाख करीब है। अगला जो हमारा पॉइंट है, दादर और नागर हवेली की बात है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से घिरा हुआ है। जैसे ये अगर मान लो गुजरात है ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे करके ये गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, तो दमन और दीव यहीं पे ऐसे करके स्थित है, तो दोनों से घिरे हुए हैं। तो वही बात कही जा रही है, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव। दादर एवं नागर हवेली, दमन और जो दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरे हुए हैं। इसके 2 भाग हैं, दादर और नागर हवेली के 2 भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का जो क्षेत्रफल है कुल मिलाकर कितना है, 491 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ करीब करीब 3.44 लाख रहती है। 2020 से पहले बात यह थी कि दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था और ये 2 भागों में विभाजित था, दमन और दीव। यानी 2020 से स्थिति ये थी कि दमन और दीव, दादर और नागर हवेली दोनों अलग अलग थे। 2020 के बाद क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। 2020 के बाद स्थिति सबको मर्ज करके एक बना दिया गया। यानी दमन और दीव के मध्य खंभात की खाड़ी, यानी अगर मान लो ये गुजरात है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे अवस्थित है, तो इसी को कहते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक है, इसी को कहते हैं यहाँ पे खंभात की खाड़ी। राष्ट्रीय दमन और दीव का जो क्षेत्रफल है, खंभात की दमन और दीव, यानी दमन और दीव के बीच में खंभात की खाड़ी है। दमन और दीव का जो क्षेत्रफल है 111 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 2,43,247 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है
और राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली का जो क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या करीब 1.68 करोड़ है। ये भी 2011 की जनगणना के हिसाब से अब 2 करोड़ के पार हो गई होगी। जनसंख्या की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सबसे बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, वो है हमारा दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या 1.68 करोड़ है 2011 के आंकड़े के अनुसार। अगर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे कम है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल कितने आते हैं, 36 द्वीप आते हैं और सारे द्वीप प्रवाल की उत्पत्ति यानी प्रवाल द्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अब पुदुचेरी की बात करें, ये 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, यानी इसके जो क्षेत्र हैं वो 4 भागों में विभाजित हैं। कहाँ कहाँ स्थित है ये देखो, पुदुचेरी का एक भाग है यनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एक भाग है माहे, ये केरल में पड़ता है। 2 भाग हैं, एक कराईकल हो गया, दूसरा पुदुचेरी, ये तमिलनाडु में। 4 भागों में विभाजित है। पुदुचेरी या पांडिचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी ये तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में विस्तारित है। पुदुचेरी का जो क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 12.48 लाख के लगभग है। पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। फिर अगला बात कर रहा है दमन और दीव के बारे में। थोड़ा सा विशेष इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी दी हुई है, उसको थोड़ा सा एक नज़र में पढ़ लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सरसरी निगाह में आप पढ़ सकते हैं। दमन और दीव पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पश्चिमी भाग गुजरात में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले से लगा हुआ है। दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को यहाँ पे पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुए थे। इनमें पहले पुर्तगाल का शासन था, फिर स्वतंत्र हुए हैं ये। यानी आ जाए दमन और दीव पे किसका शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन था। और ये पहले क्या था, 1987 तक था, क्या था कि ये गोवा के साथ इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लेकिन 87 से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और गोवा को तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यानी दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश रहा और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दमन जिले की स्थिति अगर बात करें तो मुंबई से 200 किलोमीटर, जैसे ये मुंबई है, मुंबई से 200 किलोमीटर उत्तर में दमन स्थित है। यानी 200 किलोमीटर ऐसे जाओ मुंबई से तब। ठीक है, यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, यानी पश्चिम में इधर अरब सागर है। ठीक है, नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी, यानी एक नदी यहाँ पे बहती है दमन गंगा नदी, जो नासिक महाराष्ट्र से आती है। वो दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से होकर गुजरती है और इसे 2 भागों में मोती दमन और नानी दमन में बांट देती है। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दमन गंगा नदी नासिक से होकर आती है, इसको दमन को 2 भागों में बांट देती है, एक मोती दमन और दूसरा नानी दमन। और स्पेशल इसकी जानकारी क्या है कि दादर और नागर हवेली के बारे में, यहाँ पे 1783 से लेकर 1785 तक पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, और इसको 54 में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन पहले इसमें सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया। 54 से लेकर 61 तक इसको एक नागरिक परिषद ने इसका चलाया, जिसको कहते हैं दादर एवं स्वतंत्र थी दादरा एवं नगर हवेली वरिष्ठ परिषद, ये चलाती थी इसको 61 तक। यानी 54 में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली, 54 से 61 तक कुल मिला के 5-6 साल 7 साल तक एक परिषद के द्वारा इसको चलाया गया। फिर 61 में क्या कर दिया गया, भारतीय गणराज्य में शामिल करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादर एवं नागर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा दादरा और नागर हवेली के मध्य से होकर गुजरती है। वही पॉइंट है जो अभी देखे थे। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, करीब करीब 10 हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो अब 8 हो गई है। ये पहले का क्वेश्चन है, इसके लिए इसको नहीं देखेंगे। यानी 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब अन्य केंद्र शासित प्रदेश ये सब दिए गए हैं। एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य है लद्दाख और जनसंख्या के हिसाब से है दिल्ली। तो जनसंख्या के हिसाब से है दिल्ली। ठीक है, और तीसरा नंबर, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे
छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या के मामले में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भूभाग की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा, इसकी जनसंख्या करीब करीब 64,000 ही है, 64,473 है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। इसकी राजधानी है कवरत्ती। जो अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा नंबर, वो है पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित है 3 राज्यों में। इधर केरल में माहे पड़ता है, इधर तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकल पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है। यानी 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में विभाजित है। 5वां नंबर है निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दमन और दीव है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप है। 6वां नंबर, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन कही रहा है सत्य है। तो ये पुर्तगालियों के अधीन था, ब्रिटिश तो अधीन तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है, बिल्कुल सही बात। इसकी राजधानी दमन है, ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा सही है, बाकी गलत हो गया। ये देखिए, ये भी दमन और दीव के बारे में है, ठीक है। ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित प्रदेश किसका है? दादर और नागर हवेली का है, ठीक है। ऊपर दिया गया जो मानचित्र है, ये जो छोटा सा पॉइंट ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? संघ शासित क्षेत्र दादर और नागर हवेली का है। इसके 2 क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा है और शेष भाग, जो ऊपर का भाग है वो दादरा है और नीचे का भाग नगर हवेली है। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में ही स्थित है। यानी दादर एवं नगर हवेली, ये ऊपर का दादर हो गया, नगर हवेली हो गया, यहीं पे इसकी राजधानी सिलवासा कहीं पे स्थित हो गई। इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्र जो हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित हैं। 2020 से दोनों को मिलाकर दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव, इनका विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिलवासा किसकी राजधानी है? दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली की। 2007 का क्वेश्चन है और 2020 में इनको दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया गया। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा अभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सभी हैं। जो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश का कोई भाग शामिल नहीं है, बल्कि दिल्ली तो शामिल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, हरियाणा भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है।